तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अगले दीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छी आपकी मेंस की तैयारी चल चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं आपका जो उत्तराखंड फर्स्ट पेपर है आपका, उसका जो नेक्स्ट क्लास है वो हम देखने वाले हैं। और आज हमारा जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो आपका तेरी रियासत बेसिकली हम देखने वाले हैं। ठीक है, कल हमने जो भाषा का पत्रकारिता का जो था आपका जो पत्रकारिता आपका था उसको हमने कवरअप किया, कल देखा किस तरीके से वो टॉपिक्स आपको देखना था। और आज हम देखने वाले हैं टिहरी रियासत का शासन, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, संस्कृति को लेके एक कंप्लीट टॉपिक आपका इसी वीडियो में आपका कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो बिना देरी किए सीधा हम शुरू करते हैं आपका टिहरी रियासत की स्थापना से। ठीक है, एक मिनट और। हो गया। ठीक है, टिहरी रियासत की स्थापना। तो जब हम टिहरी रियासत की स्थापना जब उसकी बात करते हैं टिहरी रियासत के बारे में, ठीक है, तो जो परमार राजवंश था ना, तो उसका जो एक छोटा सा भूभाग था, कौन, टिहरी वाला क्षेत्र, तो वहाँ पे आपका टिहरी रियासत की स्थापना होती है, जिसके संस्थापक आपको पता है कि महाराजा आपके सुदर्शन शाह थे। ठीक है, और उत्तराखंड पर जब आपका गोरखा शासन की स्थापना होती है उसके बाद क्या है कि महाराजा सुदर्शन शाह थे वो निरंतर क्या कर रहे थे, गोरखाओं से मुक्ति हेतु अंग्रेजों के संपर्क में थे। वो चाह रहे थे कि अंग्रेज उनकी सहायता करें और उनका जो शासन गोरखों ने, जो राज्य गोरखों ने हड़प लिया है वो उन्हें वापस मिल जाए। ठीक है, ठीक है, तो जब वो अंग्रेजों के संपर्क में थे वो चाहते थे कि अंग्रेज उनकी सहायता करें और उनका जो हड़पा हुआ राज्य है गोरखों द्वारा उन्हें वापस मिल जाए। अब इसी क्रम में होता क्या है, इसी क्रम में आपका जो महाराजा सुदर्शन शाह थे वो क्या करते हैं, वो गढ़वाल राज्य में आपका जो पुनर्स्थापित करने हेतु क्या है, सुदर्शन शाह और अंग्रेजों के मध्य क्या आपका एक समझौता होता है। ठीक है, अंग्रेज और जो सुदर्शन शाह थे समझौता करते हैं। अब समझौता के तहत क्या होता है कि जिसके सुदर्शन शाह था उसको क्या था, तो उनको आपका जो गढ़वाल जो राज्य था उन पर पुनर्स्थापित होना था। और पुनर्स्थापित जब होंगे तो होने के पश्चात क्या करेंगे, वो अंग्रेजों को जो आपका हरिद्वार का जो चंडी क्षेत्र आपका हो गया, जो दून घाटी आपका हो गया, तो इन दोनों को आपका जो है युद्ध हर जाने के रूप में 5 लाख रुपए दे आपकी राशि निर्धारित की गई। उन्होंने बोला अगर मैं जी चाहता हूँ, मतलब हम जी चाहते हैं और अगर हमें मेरा जो जो मेरा क्षेत्र मेरा है, जो मेरा राज्य मुझे मिल जाता है, तो मैं अंग्रेजों को क्या है आपका जो हरिद्वार का चंडी क्षेत्र हो गया, जो दून घाटी है वो दूंगा, प्लस साथ में आपको जो युद्ध हट जाने के रूप में 5 लाख रुपए की राशि दूंगा। अब जैसे आंग्ल गोरखा युद्ध की समाप्ति होती है उसके पश्चात अंग्रेजों ने चंडी घाटी और दून घाटी क्षेत्र जो ले लिया और जो शेष आपका गढ़वाल क्षेत्र था वो सुदर्शन शाह को तुरंत लौटा दिया गया। ठीक है, अब होता क्या है, किंतु जो आपका युद्ध हर जाना था वो 5 लाख रुपए वो सुदर्शन शाह वो दे नहीं पाते। और फिर इस वजह से क्या करते हैं, जो सुदर्शन शाह का जो साम्राज्य का जो पूर्वी भाग था अर्थात जो पूर्वी गढ़वाल था वो अंग्रेज उसे छीन लेते हैं। ठीक है, और जिसे उन्होंने बनाया फिर ब्रिटिश गढ़वाल के नाम से क्या करते हैं, वो कुमाऊं कमिश्नरी में उसे शामिल कर देते हैं। ठीक है, और जो परमार जो वंशीय अब राजा होते हैं उनकी जो तीनों राजधानी आपकी है, जो देवलगढ़ होगी, श्रीनगर हो गई और चांदपुर गढ़ी हो गई, वो क्या होती है, तीनों अब चली जाती है ब्रिटिश साम्राज्य में चली गई। ठीक है, अब जब वो ब्रिटिश साम्राज्य में चली गई, उनकी राजधानी उसके पास है नहीं, तो वो क्या करते हैं, इन विकट परिस्थितियों में क्या करते हैं कि महाराजा जो सुदर्शन शाह थे वो 28 दिसंबर 1815 को क्या करते हैं, भागीरथी, लंगना एवं जो घृत गंगा के जो संगम था वहाँ पे जो एक त्रिहरी नामक जो स्थान था वहाँ पे अपनी राजधानी को स्थापित करते हैं। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा सा जानते रहना है। इस तरीके से जो आपको जो टिहरी क्षेत्र का आपके जो टिहरी रियासत थी उसकी स्थापना आपकी यहाँ से होती है। ठीक है, अपने समझ गया। अब कालांतर में क्या हुआ कि ना केवल अंग्रेजों ने टिहरी रियासत को वैध घोषित किया, अपितु 1824 में क्या करते हैं कि जो रवाई क्षेत्र था आपका, ठीक है, उसे भी क्या करते हैं सुदर्शन शाह को सौंप देते हैं। ठीक है, अब वो बात कर रहे हैं कि सुदर्शन शाह की जो स्थिति वो एक स्वतंत्र राजा की नहीं थी। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से क्या है कि जो टिहरी रियासत था ना वो कुमाऊं कमिश्नरी के अधीन थी। ठीक है, और टिहरी रियासत में जो है एक ब्रिटिश जो रेजिडेंट भी होता था। ठीक है, जो क्या करता, जो रियासत की जो विभिन्न आपकी जो गतिविधियां होती थी उन पर नजर रखता था। अब इसके साथ ही अंग्रेजों ने क्या किया, जो सकलाना के जो माफीदारों को भी क्या है पुनर्स्थापित कर दिया गया था और उन्होंने कभी भी स्वयं को सुदर्शन शाह के अधीन नहीं माना, कि इन्होंने जो सकलाना के आपके माफीदार थे। अब हुआ क्या, उसके कारण क्या हुआ कि जो रियासत में आपका जो था वो आंतरिक अशांति वो बनी रही हमेशा। ठीक है, अब सुदर्शन शाह अपने जो निजी स्वार्थों के चलते क्या करते हैं, वो सदैव अंग्रेजों के संपर्क में बने रहे, क्योंकि वो चाहते थे जो ब्रिटिश गढ़वाल जो पूर्वी हिस्सा वो हड़प लिया है वो मुझे कैसे करके मिल जाए, तो मुझे चापलूसी करनी है, मुझे चाटुकारिता करनी है, मुझे भक्त बने रहना है किसका, ब्रिटिशों का। ठीक है, और क्योंकि वही है सुदर्शन शाह अपनी जो पैतृक आपकी राजधानी श्रीनगर हो गई, जो दून घाटी हो गया, उनको प्राप्त करना चाहते थे और इसलिए क्या करते हैं 1897 का जो विद्रोह था उसमें भी अंग्रेजों के भक्त बने रहते हैं।
ठीक है, समझ गए। तो सवाल आपका यही बनता है कि क्या कारण थे कि टिहरी रियासत में मतलब शेष उत्तराखंड में जो 1857 का जो इम्पैक्ट पड़ता है वो शेष उत्तराखंड के मुकाबले टिहरी रियासत में बहुत कम रहता है या न्यून अवस्था में रहता है, क्या कारण थे। तो उसका मेन कारण था जो सुदर्शन शाह था उसके अपने निजी स्वार्थ थे, उसके चलते क्या करते हैं वो उस आंदोलन को जो उस विद्रोह को है उस रियासत में उसे पनपने नहीं देते हैं। और वो उस टाइम पे ब्रिटिश जो आपके अधिकारी जो लोग थे, जो आपके लोग थे, उन्हें वो काफ़ी सहायता भी करते हैं, ठीक है, उन्हें संरक्षण देते हैं। किंतु 1857 के विद्रोह के पश्चात क्या होता है कि 1859 में जब सुदर्शन शाह की मृत्यु हो जाती है तो हमेशा के लिए इसकी जो पैतृक राजधानी है वो और दून घाटी का क्षेत्र है वो टिहरी रियासत से वो अलग ही हो जाता है। तो ये आपका बेसिक उसका स्टार्टिंग पॉइंट कि कैसे टिहरी रियासत की आपकी स्थापना हो रही है। तो इसको थोड़ा सा आपको समझ लेना है, ठीक है, किस तरीके से गोरखा आ रहे हैं, किस तरीके से वो हड़प ले रहे हैं, किस तरीके से ब्रिटिशों का आपको समझौता कर रहा है, युद्ध हरियाणा हो गया, आपका क्षेत्र देना हो गया, इस सब चीज़ों को लेके, ठीक है। अब है टिहरी रियासत के पतन के कारण। अब जब आपने इसकी स्थापना देख ली तो पतन भी आप यहीं पे देख लो। जो बाकी की आपकी शासन प्रशासन है, जो आपकी अर्थव्यवस्था है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब आपने स्थापना देख ली, स्थापना उसकी होगी प्रॉपर तरीके से। अब सवाल ये आपसे बन सकता है कि जो टिहरी रियासत के पतन के कारण क्या थे, आप समझाइए। तो पहला हम देखेंगे जो टिहरी रियासत में क्या होता है कि जो रियासत के जो पतन के लिए आपके अनेक कारण उत्तरदायी थे, ठीक है। अब कौन कौन से थे? सबसे पहला जो प्रमुख था आपका वो था भू राजस्व प्रबंधन एवं जो वन कानून थे। अब रियासत ने क्या किया कि समय समय पर जो उन्होंने नए भू कानून बनाए तो उनके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि किसानों में एक असंतोष व्याप्त था। लगान की भी दरें ऊंची बहुत थी, ठीक है। तो लगान की दरों को ऊंची वहन करने में किसान जो थे वो सक्षम नहीं थे। इसके साथ ही आप देखोगे जो टिहरी रियासत में जो लागू वन कानून थे उनके द्वारा भी जो वनों पर आपका जो लोगों की अधिकारिता थी वो बहुत प्रभावित हो रही थी। और जंगल से लगी जो उनकी भूमियाँ थी उनको जो है वन भूमि में भी परिवर्तित कर दिया गया था, वन भूमि में परिवर्तित कर दिया जा रहा था। फिर इस सभी का एक कंक्लूड आपका परिणाम क्या निकलता है कि जो जनता में था वो राजशाही के खिलाफ एक असंतोष बहुत ही व्याप्त और भर रहा था, ठीक है। तो एक कारण आपको इसको याद रखना है, इसको समझना है। फिर आपका जो है बेलगाम नौकरशाही, ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट रीज़न रहता है। अब रियासत में आप जब देखते हो तो उच्च अधिकारियों का जो व्यवहार था ना वो जनता के प्रति बहुत अत्यंत कठोर था। वो जनता की जो न्यायोचित जो मांग होती थी उनके विरुद्ध भी वो क्या करते थे, वो दमनात्मक कार्यवाही करते थे। कौन? वो नौकर, जो वहाँ के जो आपके जो उच्च अधिकारी आपके होंगे। अब इसी का परिणाम आप जो देखते हो कौन, जो तिलाड़ी कांड जैसी जो आपकी निंदनीय घटना होती है वो इसी का परिणाम थे, ठीक है, उसके सामने आती है, इस परिणाम स्वरूप सामने आती है। और जिसे आपको क्या है जलियांवाला बाग कांड की संज्ञा दी जाती है। समझ गए कि भाई रियासत में उच्च अधिकारियों का व्यवहार जनता के प्रति अत्यंत कठोर था। जनता की जो न्यायोचित मांग थी उसके विरुद्ध भी दमनात्मक कार्यवाही करते थे। और इसी का परिणाम तिलाड़ी कांड जैसी जो निंदनीय घटना के रूप में आपको सामने आती है, जिसे ही आपको जलियांवाला बाग कांड की संज्ञा आपको दी जाती है। तो दो कारण आपका ये हो गया। तीसरा कारण आपका जो था नोटेड आपका वो था सिरदेव सुमन की शहादत। अब सिरदेव सुमन ने क्या किया, इन्होंने सिरदेव सुमन जी ने रियासत की जनता को अनेक अधिकारों के प्रति जागरूक करने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया। हिमालय सेवा संघ हो गया, टिहरी राज्य प्रजा मंडल हो गए, इन जैसे प्रमुख जो संगठन थे इनकी इन्होंने स्थापना की, ठीक है। इनको स्थापना करके जनता को प्रशासनिक नवाचार से उन्होंने अवगत कराया, ठीक है। किंतु रियासत ने क्या किया, उनकी उत्तरदायी शासन की मांग को अनदेखा करते हुए गिरफ्तार किया। और कालांतर में जब 84 दिन का भूख हड़ताल करते हैं और उनकी शहादत जब होती है तो उसकी शहादत पर एक असंतोष जो पूरे क्षेत्र में पूरी रियासत में क्या होता है फैल जाता है। तो एक कारण आपका ये भी बन जाता है। अब चौथा क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव आपका रहता है बहुत ज़्यादा। तो राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रभाव आपके उस टाइम पर रहता है उत्तराखंड की जनता पर व्यापक रूप से देखने को मिलता है। अब राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जब आप देखते हो कि रियासत में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं आपको उसके समानांतर आपको देखने को मिलती है घटित होती हुए। जब क्या है कि संपूर्ण देश स्वतंत्र आज़ाद हुआ तो टिहरी रियासत में भी क्या आपका स्वतंत्रता का आंदोलन फिर तेज हो गया कि हमें भी आप स्वतंत्र होना है, हमें रियासत का अधीन नहीं रहना है। और फिर आपका सकलाना हो गया, जो कीर्तिनगर हो गया, इन जैसी जब घटनाएं आपकी होती है वो तीव्र होनी शुरू हो जाती है। और इन घटनाओं का जो परिणाम हम देखते हो वही आपका जो क्या होता है टिहरी रियासत का जो विलय के रूप में आपको देखा जाता है। वही आपका टॉपिक भी है, आगे आगे हम जब देखेंगे, है ना। टिहरी रियासत का टॉपिक आपका जो विलय है आपका यहाँ पे देखा है, टिहरी रियासत का विलय। तो ये आपका यहीं पे लिंक होता है, ठीक है, कि आप समझिए उसका विलय किस तरीके से हो रहा है। तो यही होगा, ठीक है। बस इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देना आपको, आपका आंसर वहाँ पे टॉपिक आपका यहाँ पे तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब प्रशासन की जब बात कर रहा है तो प्रशासन में ही सब कुछ हमें देखना होता है कि राजा की बात हो चाहे मंत्रिपरिषद की बात हो, प्रशासनिक विभाजन किस तरीके से था, भू राजस्व की बात किस तरीके से था, अर्थव्यवस्था इसी में आ जाएगी, न्याय और सैन्य व्यवस्था किस तरीके से थी, आपको कला स्थापत्य कैसे था, जो वहाँ शिक्षा जो संस्कृति वगैरह थी, समाज था किस तरीके से आपको था, उन सबको अभी आगे देखेंगे, ठीक है, ठीक है।
अब प्रशासन की बात करें, टिहरी रियासत का प्रशासन कैसा था, ठीक है। तो हम जब देखेंगे कि परमार राजवंश के जो साम्राज्य की हम बात करेंगे, तो परमार राजवंश का जो साम्राज्य था उसके एक छोटे से बात पर आपको टिहरी रियासत की स्थापना हो रही है, आपने देख लिया। उसकी जब स्थापना हुई तो टिहरी रियासत का जो आपको प्रशासन था वो प्राचीन जो परंपराएं थी और जो आदर्श थे उन पर आधारित था, ठीक है। एवं टिहरी नरेश की बात की जाए तो राजतंत्र पर क्या है वो विश्वास करते थे, ठीक है। इसको आपको थोड़ा सा जानते रहना है। अब रियासत में आपका जो है राज्य का जो है राजत्व जो है वो दैवीयता से परिपूर्ण था। राजा को आपका जो है बोलांदा बद्रीश कहा जाता था, अर्थात राजा को जो है राजत्व जो है वो दैवीयता से परिपूर्ण था, समझ गए। यानी ये बोल रहा है कि जो आपका जो रियासत का जो राजा था वो राजत्व जो था उसका वो दैवीयता से परिपूर्ण था। राजा को बोलांदा बद्रीश बोलते थे, ठीक है। और इसके साथ ही जो हम शासन प्रशासन की बात की तो शासन प्रशासन के केंद्र में जो आपका वो राजा होता था, किंतु वह निरंकुश नहीं होता था। उसको सलाह देने के लिए क्या है, एक मंत्री परिषद आपको देखने को मिलती है, और मंत्री परिषद का आपको जो मुख्य प्रमुख आपको देखने को मिलता है टिहरी रियासत में आपका वो मुख्तार होता था, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त हम देखेंगे तो सर्वोच्च अधिकारी की बात करेगा तो सर्वोच्च अधिकारी आपके वजीर और दीवान होता था। एवं जब भी शासन में आपका जो राजा का पद कमजोर होता था तो मंत्री परिषद जो है उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती थी। तो इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब प्रशासनिक सुविधा के लिए क्या किया है, साम्राज्य को आपको विभिन्न इकाइयों में बांटा गया था। रियासत को आपके 4 ठाणों में बांटा गया था। अब प्रमुख उसका जो होता था वो आपको कहता था ठाणदार कहता था। अब ठाण को बांटा गया परगनों में, समझिए ना, साम्राज्य बांटा गया आपका ठाण में, ठीक है। ठाण बांटा गया आपका परगने में, परगना आपका बांटा गया उसमें आगे अभी देखते हैं, ठीक है। तो हम कहाँ पे, यहाँ पे ठाण आपको हो गया ठाणदार, ठाण को परगने में बांटा गया। परगने का जो प्रमुख था वो आपका बोलेगा सुपरवाइजर। परगना स्तर पर आपके 2 अधिकारी आपको देखने को मिलते हैं। जो राजस्व आपका संग्रह करेगा उसे बोलेंगे थोकदार, जो सैन्य अधिकारी होगा उसे बोलेंगे गोलदार। तो थोकदार और गोलदार क्या है, आपके परगने के स्तर पर 2 आपके अधिकारी है, जो एक आपका राजस्व अधिकारी है और एक आपका क्या है सैन्य अधिकारी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। परगने को फिर हम पट्टी में देखते हैं, ठीक है। पट्टी का प्रमुख आपका होता है पटवारी, ठीक है। और प्रारंभ में पटवारी के पास जो कि है केवल आपका राज्य संग्रह की शक्तियां थी, किंतु कालांतर में उसे क्या है वो पुलिस की शक्तियां आपकी जो है और न्यायिक शक्तियां भी आपको दे दी गई, ठीक है। अब पट्टी की बात की जाए तो पट्टी को बांटा गया, गाँव में विभाजित किया गया। गाँव का प्रमुख आपको होता है प्रधान, ठीक है। और प्रधान की आपकी होती थी जो नियुक्ति वो थोकदार के द्वारा होती थी, किंतु कालांतर में क्या हुआ कि जो प्रधान का पद था आपका वो आपका क्या आनुवांशिक बना दिया गया। तो ये आपको थोड़ा सा जानते रहना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि वहाँ के भू राजस्व किस तरीके से था, वहाँ पे भू राजस्व की बात करेंगे तो सामंतशाही शासन की बात करेंगे तो वहाँ के जो राज्य का आय का प्रमुख स्रोत था तो वो था आपका प्रमुख स्रोत हम देखेंगे तो भू राजस्व था, जो रकम एवं जिन्स के रूप में क्या वो प्राप्त किया जाता था, लिया जाता था, ठीक है। इसके अलावा भी आप देखोगे तो अन्य कर जैसे आपकी दैन खैन आपका हो गया, मुयारी आपका हो गया, गयाली आपका हो गया, इनके जैसे आपके अन्य कर लगाए गए थे। राज्य में सभी प्रकार की आपकी जंगल जमीन हो गया, आपका स्थावर से जो परिसंपत्तियाँ थी वो सब जो प्राकृतिक संपदा वगैरह है उन सब का स्वामी आपको देखने को मिलता है राजा। अब इसके अतिरिक्त जो रियासत में आपका जो राजाओं द्वारा जो अन्य कर भी काफ़ी सारे लगाए गए थे। सुदर्शन शाह के द्वारा हम देखोगे तो वादियों पर कर लगाया गया। प्रताप शाह के द्वारा हम देखोगे तो कोर्ट फीस के रूप में आपका स्टाम्प शुरू लगाया गया, जिससे कि आपका टिकटी प्रथा भी कहते थे। और जब हम बात करेंगे तो टिहरी रियासत में आप जब देखोगे तो रक्षा मामले जो आपके थे वो कुमाऊं कमिश्नरी के अधीन थे। तो टिहरी रियासत की आपके रक्षा जो मामले संबंधित चीज़ें थी वो सारे कुमाऊं कमिश्नरी के अधीन थे। इसीलिए आप जब देखते हो तो आंतरिक सुरक्षा हेतु जो आपकी सेना की 2 ही पलटनें आपको जो सलाण और बधान आपको देखने को मिलती है, परंपरागत हथियारों का वो प्रयोग करती थी। अब आंतरिक सुरक्षा हेतु जो पुलिस व्यवस्था आपकी हो गई और जो गुप्तचर प्रणाली हो गई उसका गठन भी आपको देखने को मिलता है किसमें, टिहरी रियासत में। यहाँ तक हो गया। अब हम देखेंगे न्याय प्रणाली। तो न्याय प्रणाली अत्यंत उदार थी। सुदर्शन शाह द्वारा सिविल अदालतों का गठन किया गया। प्रताप शाह के द्वारा हुजूर कोर्ट की स्थापना की गई। नरेंद्र शाह ने क्या किया, केवल प्राचीन परंपरागत एवं जो प्रथागत कानून थे उनको संहिताबद्ध करके नरेंद्र हिंदू लॉ की रचना करवाई। अपितु जो न्याय व्यवस्था आपकी बात की जाए तो न्याय व्यवस्था का जो यूरोपीयकरण करते हुए टिहरी में एक हाई कोर्ट की स्थापना किससे करवाई, नरेंद्र शाह के द्वारा करवाई। तो नरेंद्र शाह ने क्या किया, एक तो उन्होंने प्राचीन जो परंपरागत और जो प्रथागत उसके कानून थे उन कानून को संहिताबद्ध करके नरेंद्र हिंदू लॉ की स्थापना की, रचना की बेसिकली। और इसके अलावा जो न्याय व्यवस्था का यूरोपीकरण भी किया और टिहरी में क्या किया उन्होंने, एक आपका जो हुजूर कोर्ट है, हुजूर कोर्ट की स्थापना भी उन्होंने करवाई, ठीक है। अगला है तो टिहरी रियासत की हम बात करेंगे तो टिहरी रियासत के राजाओं को जो शिक्षा के क्षेत्र में, तो शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या अथक प्रयासों के लिए भी जाना जाता है।
प्रारंभ में हम देखेंगे तो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार जो आपका केवल राजकुमारों को था, किंतु रियासतों के राजाओं ने क्या किया, इसे जनमानस के लिए भी सुलभ बना दिया गया। प्रताप शाह की बात की जाए तो उन्होंने शिक्षा का पाश्चात्यकरण किया, ठीक है, और शिक्षा का माध्यम जो है उन्होंने अंग्रेजी बनाया प्रताप शाह ने। उसके अलावा कीर्ति शाह की बात की जाए तो कीर्ति शाह के द्वारा हम देखेंगे तो उनके द्वारा अनेक जो है प्राथमिक स्कूलों की स्थापना की गई, ठीक है। श्रीनगर में उन्होंने सरकारी स्कूल को जो है आर्थिक सहायता तो दी ही, वहीं नरेंद्र शाह के द्वारा क्या है कि बनारस हिंदू जो विश्वविद्यालय था आपका, जो BHU था, उसे उन्होंने 1 लाख रुपए की धनराशि दी, और जिससे वहां पे आपका जो है कीर्ति शाह चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का गठन किया गया, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा जानते रहना, ठीक है। अब है आपका जो कला साहित्य की बात की जाए तो जो रियासत के राजा आपके थे वो आपके जो कला और साहित्य के प्रेमी भी आपके माने जाते हैं, ठीक है। अब यद्यपि हम देखेंगे तो इनके समय के हमें अधिक जो साहित्य प्रमाण तो नहीं मिलते हैं, किंतु रियासत के जो राजा थे आपके विभिन्न रचनाकारों को क्या है वो प्रश्रय देने के अग्रणी रहे थे। इसके साथ ही क्या है, इसके साथ हम जब देखेंगे, इसके साथ ही उन्होंने क्या किया, इसके साथ ही ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो उनको उन्होंने प्रश्रय दिया, अब चाहे चाहे मौलाराम हो, चाहे आपके उनके वंशज वगैरह हो, चाहे हरदास वगैरह हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो इन सबको आपको थोड़ा सा जानते रहना है कि उन्होंने कला जो साहित्य के जो आपके विद्वान थे उन्होंने भी काफ़ी मात्रा में उन्हें प्रश्रय वगैरह दिया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई जो मेरे नोट्स थे, इसमें से मैंने कुछ जितना टीरी रियासत को लेकर मैंने तैयार किया था, इसके अलावा मैंने एक अलग से आपका पूरा फॉर्मेट तैयार कर रखा है टीरी रियासत के संबंध में, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका टीरी रियासत का आपका कंप्लीट जो मैंने आपको एक तैयार करके रखा है। तो इसमें जब देखेंगे आपका तो टीरी रियासत का उसमें आपका शासन समाज जो प्रॉपर तरीके से आपका है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें किस तरीके से आपका समझाया गया है, ठीक है। तो इसमें आपको ये शासन है, समाज की बात कर रहा है, अर्थव्यवस्था, धर्म, संस्कृति का एक विश्लेषणात्मक आपका अध्ययन की वो बात कर रहा है। अब सबसे पहले वो टीरी रियासत का गठन की बात करें तो गठन का हमने समझ लिया है, ठीक है, कि आपका जो एक भू राजनीतिक घटना के रूप में हुई 1815 में हुई, गोरखा आक्रमणकारी गढ़वाल के पूर्वी और मध्य हिस्सों को लेकर सेम वही चीज़ें आप, ठीक है, वही चीज़ें नदी के संगम पर आपका 1824 में रवानी परगना को भी शामिल किया गया। तो ये आपका एक इंट्रो आपका हुआ कि स्थापना किस तरीके से हुई। अब टेरी नाम का जो सांस्कृतिक और जो धार्मिक महत्व हम जब बात करते हैं तो ये टेरी शब्द का जो एक नामकरण आप जो है एक मात्र एक भौगोलिक संकेत नहीं है, इस क्षेत्र की आपकी जो गहरी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को भी दर्शाता है, ठीक है, क्योंकि उत्पन्न हुआ है आपका मूल शब्द त्रिहरी से, यानी कि तीन का ट्री का हो गया तीन, यानी कि हरि हरण हरण करना या दूर करना, और लोकमानस हम देखेंगे तो त्रिहरी जो संकल्पना आपकी है 3 प्रकार के कष्टों या पापों को हरण करने वाले स्थान के रूप में भी प्रतिष्ठित आपको देखने को मिलती है। और धार्मिक और भौगोलिक पहचान की बात की जाए तो इसमें सुकंडा देवी आपका हो गया, कुंजापुरी और कोटेश्वर इस नाम की व्यापक जो क्षेत्रीय छाप को दर्ज कराती है, और ये निरंतरता बताती है कि जो टेरी का नामकरण है त्रिहरी से ही हुआ है। इसके अलावा बाकी चीज़ में ऐड कर रखिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपका जो इसका शासन और प्रशासनिक ढांचा है इसमें, ठीक है। तो इसमें जब हम देखेंगे आपका तो ये राजशाही आपका स्वरूप आपका है जो ब्रिटिश अधीनस्थ आपकी बात करता है, तो वही कि भाई टीरी रियासत आपका ब्रिटिश साम्राज्य के अधीनस्थ राज्य के रूप में काम करती थी, हमने ऊपर देखा, ठीक है। यद्यपि राजा का जो आंतरिक शासन और प्रशासन में स्वतंत्रता प्राप्त थी, लेकिन बाहरी नीति आपकी हो गई, जो सामरिक मामले हो गए, इनमें आपका जो ब्रिटिश हस्तक्षेप आपका स्पष्ट रूप से आपको देखने मिलता है, जो घर आपके मामले हुए इन सबको लेके। और रियासत की राजनीतिक दिशा अक्सर क्या है ब्रिटिश हितों के अनुरूप ही ढल जाती थी, जिससे आपको जो स्थानीय स्वायत्तता थी वो सीमित हो जाती थी, ठीक है। अब ढलती क्यों थी बात आपको पता ही है, वो उनके दास बने रहे, उनके चाटुकार बने रहे अपने स्वार्थ के लिए, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा जानता रहना है। अब सर्वोच्च की बात की तो राज्य सर्वोच्च होता था भाई यहाँ, ठीक है। और सहायता के दीवान का पद आपका अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा हम देखें तो प्रधानमंत्री का मुख्य प्रशासक के रूप में कार्य करता था। दीवान की जो भूमिका अक्सर जनता के बीच रियासत के नीतियों, दमनकारी वन और नीतियों को लागू करने में केंद्रित थी, जिससे कि हम देखते हैं कि जो रवई कांड के टाइम पे आपको जो चक्रधर जुएल की भूमिका से स्पष्ट हो जाता है। अब प्रमुख शासकों की जो प्रमुख नीतियां हम देखते हैं तो परमावश के अलग शासकों ने क्या किया, अलग कालों में आपके महत्वपूर्ण सुधार और दमनकारी नीतियों का भी मिश्रण आपको देखने को मिलता है। अब सुदर्शन शाह के टाइम पे मैं देखते हैं टीरी राजधानी की स्थापना हुई, प्रारंभिक प्रशासनिक व्यवस्था स्थापना करते हैं। इनके टाइम में पहले आपको जन विद्रोह आपको देखने को मिलता है करों के विरुद्ध, और उन्होंने नगद आपको जो वसूली नीति उन्होंने अपनाई। टीरी शाह के टाइम पे देखोगे तो शिक्षा आपका हो गया, स्वास्थ्य हो गया, बिजली, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत उन्होंने की। टीरी का अशोक इन्हें कहा जाता है कीर्ति शाह को। सुधारों के कारण इन्हें सापेक्ष शांति के रूप में देखा जाता है। नरेंद्र शाह की बात की जाए तो प्रशासनिक आधुनिकरण किया, कठोर वन नीतियां लागू की इन्होंने, ठीक है। रवाई तिराली का 1930 आपको इस टाइम पे देखने को मिलता है नरेंद्र शाह के टाइम पे। मानेंद्र शाह के टाइम पे देखोगे तो अंतिम शासक है, प्रजामंडल को मान्यता देता है, और एक विवश हो जाता है आपको प्रजामंडल को मान्यता देने के लिए। और कीर्तिनगर और आपका जो सकराना विद्रोह आपको देखने को इस टाइम पे मिलता है, ठीक है।
अब हम बात करेंगे कि इसमें ये साफ बोल रहा है कि भाई कि जो टिहरी का शासन था वो इतिहास में एक महत्वपूर्ण विरोधाभास देखने को मिलता है। कि शासक थे, उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और विद्युत जैसी आधुनिक जो सुविधाएं थी उनकी शुरुआत की, रियासत को एक आधुनिकरण की और बढ़ाया। लेकिन इन सुधारों और जो पूंजीगत व्ययों की पूर्ति कठोर राजस्व नीतियों और वन संसाधनों को राज्य के एकाधिकार को बढ़ाकर की गई। ठीक है, विशेष रूप से आप देखोगे तो नंदर शाह के शासनकाल में। ठीक है, इस प्रकार जो टिहरी का आधुनिकीकरण है जनता के आर्थिक और सामाजिक शोषण की कीमत पर आधारित था, और जिससे क्या हुआ, अंततः जन विद्रोह को अपरिहार्य बना दिया। तो ये आपको थोड़ा सा जानते रहना है। अब आंतरिक विद्रोह और विलय की प्रक्रिया हम किस तरीके से आपकी होती है, मुझे आपको बताया कि जो रियासती शासन आपका है वो उसके विरुद्ध आपका जन असंतोष होता है, वो 20वीं शताब्दी में कई जो आपके तीव्र आंदोलन उसमें आपके होते हैं, चाहे वैवाहिक का आंदोलन हो, चाहे आपके वन आंदोलन हो, उनके रूप में आपको देखने को मिलता है, चाहे सकलाना हो, चाहे आपका कीर्तिनगर वाला हो। ठीक है, अगर हम बात करें आगे तो नरेंद्र शाह के टाइम पे हम जब बात करेंगे तो शासनकाल में क्या होता है कि जो रियासत के द्वारा जो कठोर नीतियां लागू की गई थी, वन नीतियां लागू की गई थी, उनके विरोध में आप देखते हो कि यमुना नदी के किनारे आपका क्या रमैया परगना में आपके सामने क्या किया, सामूहिक विद्रोह किया। विद्रोह का दमन करने के लिए दीवान जो आपके चक्रधर जुयाल थे वहाँ पहुंचे और नेत्रों के यहाँ जो उन्होंने गोलियां चला दी, हत्या कर दी। और इस क्रूर घटना के कारण क्या है, इस घटनाओं का क्या आपको, इस कांड को आपका गढ़वाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड बोलते हैं। और उत्तराखंड का जो आपका जनरल डायरी से उपाधि दी जाती है। ठीक है, इससे क्या है, तो ये घटना आपकी जो ये रियासत का आपको जो दमनकारी चरित्र है उसका क्या है, सबसे बड़ा प्रमाण पत्र बन गई, प्रमाण बन गई। ठीक है, इसको थोड़ा आपको जानते रहना है। अब अगला ये कि प्रजामंडल आंदोलन में विलय की बात करें तो विलय वाला जो टॉपिक इसमें है तो वही आप हम देख सकते हैं कि 1946 में जब क्या होता है कि भूमि कर, प्रभु सेवा कर और जो कुली बेकार से आपकी दमन का जो प्रथाएं आपके जो विरुद्ध वहाँ चल रही थी, उनके विरुद्ध आपका आंदोलन आपके और तीव्र हो जाता है। जब तीव्र होता है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो टेरी प्रजामंडल है उसको राज्य दरबार से मान्यता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, और अंतिम और उग्र जो जन विद्रोह आपका 1948 में आपका जो कीर्तिनगर के विरोध जो विद्रोह था उसके रूप में आपको सामने आता है। इसमें नागेंद्र सकलानी जी हो गए, मालूराम आपके हो गए। ठीक है, इन जैसे आपके नेता होते उन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय ध्वज फहराया कचहरी में, और आपके जो गोलीबारी थे उनमें वो शहीद हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा आपको जानते रहना है। अब जनता के बीच जब विद्रोह वगैरह हुआ, महाराजा के लिए आपके शासन करना कठिन हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, पवन वंश का जो अंतिम शासक थे महाराजा मानेंद्र शाह, वो भारत सरकार की संप्रभुता स्वीकार कर लेते हैं। और फलस्वरूप आपका जो है 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का जो है भारतीय संघ में आपका विलय कर दिया जाता है और उत्तर प्रदेश का आपका 50वां जिला बन जाता है। ठीक है, अब फिर आपको पता है कि विलय के बाद अब विकास, जो क्षेत्र के विकास में आपका जो प्रशासनिक समस्या बनी रही, और उसके परिणामस्वरूप क्या होता है, 24 फरवरी 1960 को जो टिहरी को एक तहसील के रूप में अलग करके एक नई जिले के रूप में उत्तरकाशी का आपका गठन कर दिया जाता है। तो इसको थोड़ा सा आपको जानते रहना। ठीक है, ठीक। अब हम देखेंगे आपका जो सामाजिक संरचना और सुधार इसमें क्या की, तो सामाजिक असमानता और शोषण के स्वरूप हम देखेंगे तो टिहरी रियासत में आपको जो जातिगत स्तरीकरण था वो कठोर और सामाजिक विभाजन उसमें व्याप्त था। उच्च जातियों जो शिल्पकार समुदाय थे उनके बीच आपकी सामाजिक दूरियां आपकी मौजूद थी। आर्थिक शोषण के साथ साथ सामाजिक शोषण की प्रथाएं आपको देखने को मिलती है। कुली बेगार हो गया, प्रभु सेवाकर आपको देखने को मिलते हैं। ये अनिवार्य श्रम और जो सेवाएं थी वो जनता पर अतिरिक्त बोझ डालती थी और 1946 के आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र भी बनी थी। डोलापाल की आंदोलन, तो आपको इसमें है ना, पहला आपको ये याद रखना है। दूसरा आपको जो डोलापाल की आंदोलन वो आपको याद रखना है। इसको आपको पता है कि ये सामाजिक असमानता के विरुद्ध आपके सबसे महत्वपूर्ण था। डोलापाल के आंदोलन था 1930 में चला। आंदोलन का उद्देश्य शिल्पकार समुदाय को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना था। आंदोलन से पूर्व आप देखोगे तो शिल्पकार समुदाय को आपको विवाह और अन्य, आपको पता है कि डोली में बैठने का अधिकार नहीं था। सवर्ण दोनों को आपको जो अधिकार था उसके समान अधिकार आप जो पाना जाते थे। इससे के लिए जो जैन भारतीय आपके थे उनके नेतृत्व में आपका इस आंदोलन को चलाया गया था। उस आंदोलन की सफलता ने कि आपको शिल्पकार वर्ग को आपको ये सामाजिक अधिकार था वो दिलाया। ठीक है, और इसी आंदोलन का इस बात का महत्व हम देखते हैं, इस बात से निहित होता है कि इसने प्रदर्शित किया कि 20वीं शताब्दी के उत्तराखंड में जन चेतना केवल राजनीतिक सत्ता या आर्थिक राहत की मांग तक सीमित नहीं थी, बल्कि गहन रूप से जड़ जमा चूंकि आपकी जो सामाजिक असमानता है, जो रूढ़िवादिता है, उसके खिलाफ भी मुखर बनी हुई थी। और सामाजिक सुधार की हम बात करेंगे तो यही मांग आपका क्या है, राजनीतिक स्वतंत्रता संघर्षों के समांतर आपकी चलती रही। ठीक है, तो ये आपको जो सामाजिक आपको थोड़ा सा एक एस्पेक्ट थोड़ा सा देखते रहना है। ठीक है, अब अगला है कि अर्थव्यवस्था और भू राजस्व प्रणाली इस टाइप की आपको वहाँ देखने को मिलती है। तो वहाँ पे आप जब देखते हो पहला तो आपको राजस्व के स्रोत और जो कर थे उनकी बहुलता आपको वहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसमें आप जब देखोगे तो ये की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और वन संसाधनों पर आधारित थी। राज्य के आय के प्रमुख स्रोत आप देखते तो आप वन हो गए, भू राजस्व वगैरह हो गया, खनिज वगैरह हो गया, भूटांत्रिक व्यापार हो गया, इनसे आपकी आय प्राप्त होती थी। रियासतों में आप देखोगे तो कर बहुत ही मात्रा में थे। किसानों पर अत्यधिक उनका आर्थिक बोझ पड़ रहा था। जैसे सिरती बैकर हो गया, जूलिया कोत आपका हो गया, भेंट कर हो गया, गुड़ियालो, कुकरियालो, मांगाकर, चराई कर, जिससे बहुत सारे कर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है,
तो कर का आपको ये कर का जो फॉर्मेट है आपको इस तरीके से याद रखना है। प्रमुख जो भू राजस्व नीतियों की बात की जाए तो सुदर्शन शाह के काल में आप देखते हो तो राजस्व वसूली की एक विशिष्ट और कठिन नीति लागू की गई। इसकी तहत क्या था, जो वसूली के जो कुल राजस्व था उसका एक बड़ा हिस्सा आपका जो है नगद आपका 7/8 भाग, और जो केवल छोटा सा हिस्सा आपका जो है अनाज में 1/8 भाग, ठीक है, उसमें लिया जाता था। यानी कि आपका 8 भाग है तो 8 भाग में से 1 भाग तो आपका अनाज होगा और 7 भाग आपका नगद के रूप में लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और कुछ प्रमुख कर हम देखते हैं कि क्या उनका आर्थिक प्रभाव क्या क्या पड़ा। अब जो भूमि कर था वो उसका जो कृषि उत्पादन पर लगा प्रमुख का 1/8वां भाग अनाज के रूप में, 7/8वां भाग आपका नगद वसूली के रूप में लिया जाता था। इसका क्या प्रभाव पड़ा, नकदी की उच्च मांग और जो तिजारती जो कर्ज वगैरह उस पर निर्भरता बढ़ी आपकी। प्रभु सेवा कर को हम देखते हैं तो रियासत के लिए अनिवार्य जो श्रम सेवा था, अनिवार्य और जो अनैच्छिक श्रम आपका हो गया कुली बेगा का एक रूप के रूप में देखने को मिलता है, और जो आपका जन संतोष हम जो देख रहे हैं इसके रूप में हमें इसका परिणाम स्वरूप हमें देखने को मिलता है, ठीक है। वन और खनिज कर के रूप में देखोगे तो इसका वन उत्पादन के उपयोग पर शुल्क लगा दिया गया। स्थानीय जो लोग थे उनके जो पारंपरिक अधिकार थे, वनाधिकार थे, उनका हनन हुआ। और रवाई कांड जैसे 1930 का जो कांड आपका होता है, जो आपका आंदोलन वगैरह होता है, वो मूल कांड आपका रवाई कांड के रूप में आपको देखने को मिलता है। विविध कर में आप देखोगे तो सिरती कर हो गया, पोत कर हो गया, भेंट चराई कर, बहुत सारे ऐसे आपको जो घर कर वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। इससे करों की बहुलता हुई तो जो गरीबों पर आपकी बोझ बढ़ाती रही, आर्थिक दबाव उनके ऊपर डालते रहे, उनकी स्थिति आपकी और भी दयनीय होती रही। अब तिजारती कर एक व्यवस्था की यहाँ पे उल्लेख किया गया है। तो रियासत के जो आर्थिक दस्तावेज थे उनमें तिजारती कर्ज का उल्लेख एक राज्य प्रबंधित ऋण व्यवस्था की ओर संकेत करता है। क्योंकि रियासत आप देखोगे तो भू राजस्व का एक अधिकांश जो भाग था वो नगद में वसूल होती थी, और पहाड़ी किसानों के पास जो है अक्सर आपका जो पर्याप्त नकदी नहीं होती थी, ठीक है, देख लिया। तो क्या करते थे, अक्सर राज्य द्वारा जो प्रदान किए कि जो तिजारती कर्ज थे तो उस कर्ज पर निर्भर हो जाते थे। अब यह व्यवस्था क्या है कि रियासत के लिए एक आय का एक अप्रत्यक्ष और असुनिश्चित स्रोत बन गई, जिससे किसानों के शोषण को और गहरा बना दिया। और इस आर्थिक दबाव ने क्या किया, 1946 में भूमि कर विरोधी आंदोलन को तीव्र करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला आपका है वन नीतियां और उनका आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा उसके बाद, ठीक है। तो जो वन नीतियों की बात की जाए तो उनका जो आर्थिक प्रभाव किस तरीके से पड़ा, तो जो वन नीतियाँ रियासत में लाई गई तो वो जो लाई गई आधुनिक प्रशासन के नाम पे, और आधुनिक प्रशासन के नाम पर जब आपकी नीतियाँ लाई गई तो उसने क्या किया, जो रियासत में जो वन संसाधन थे उन पर कठोर एकाधिकार किसका कर दिया, ठीक है, रियासत का एक कठोर एकाधिकार स्थापित उस पर कर दिया था वन नीतियों के नाम पे, ठीक है। अब जब यहाँ पे अधिकार हुआ तो क्या हुआ कि ये केंद्रीकृत आपकी जो वन नीति थी, ये जो पहाड़ी अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि वहाँ के जो पहाड़ी लोग थे उस टाइम के वो बहुत भारी मात्रा में आपको पता है कि जो आपके वन उत्पाद थे, आपके जो वन संपदा थी उन पे डिपेंड थे। और उसके लिए जब उन पे एकाधिकार उसका हो जाता है रियासत का, तो उसके लिए आपको एक विनाश के रूप में आपको देखने को मिलती है, उन पे एक इम्पैक्ट पड़ता है। जो अपनी दैनिक आवश्यकताओं के जो है पूरी तरह से वनों पर निर्भर थे। और इस नीति के कारण क्या हुआ, स्थानीय लोगों के जो आपके सदियों पुराने आपके जो वन अधिकार उस पर चले आ रहे थे वन संपदा पे, वो समाप्त हो जाते हैं भाई। और 1930 का जो रवाई कांड आपका था, इसे गढ़वाल का जलियांवाला कांड कहा जाता है, मूल रूप से आपके इन्हीं आर्थिक शोषणकारी जो वन अधिकारों के हनन के विरुद्ध आपका जनता का सबसे बड़ा जो सामूहिक और हिंसक प्रतिरोध आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना है, ठीक है, इनको याद रखना आपको। वन नीति और उनके आर्थिक महत्व के बारे में आपका जो हो गया, तो तिजारती कर्ज व्यवस्था आपकी होगी, जो प्रमुख भू राजस्व नीतियाँ होंगी, राजस्व के जो स्रोत कर आपकी होगी, तो ये आपका भू राजस्व प्रणाली अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, इसमें आपका सारा आ जाएगा, ठीक है। अब अगला आता है कि धर्म और संस्कृति के बारे में क्या बात है भाई। तो धर्म और संस्कृति की बात की जाए तो धार्मिक सहिष्णुता की बात की जाए और इसकी बात की जाए तो टिहरी गढ़वाल जो रियासत का जो राज परिवार हम बात करते हैं, सदियों से आपके उत्तराखंड में जो धार्मिक परंपराएं थी उनका संरक्षण रहता है, ठीक है। विशेष रूप से आप हिंदू धर्म के यहाँ सबसे पवित्र धाम आपके जो केदारनाथ और बद्रीनाथ है वो देखने को मिलते हैं, उनके पारंपरिक संरक्षक के रूप में काम करते हैं। एक पारंपरिक संरक्षक के रूप में प्रतिष्ठित माना जाता है। राजशाही की भूमिका न केवल उन्हें राजनीतिक सत्ता प्रदान करती थी, बल्कि गढ़वाल जो क्षेत्र के लोगों के बीच आपका है एक गहरी धार्मिक और जो प्रतीकात्मक जो वैधता भी वो भी उन्हें क्या है प्रदान करती थी। तो ये भी आपको थोड़ा सा जानते रहना है, ठीक है। अब अगला बोल रहा है कि जो प्रमुख धार्मिक केंद्र आपको वास्तुकला की बात की जाएगा कि इस टाइम पे क्या क्या हुआ, तो टिहरी क्षेत्र में आपको प्राचीन धार्मिक केंद्र आपको उस टाइम पे देखने को मिलेंगे, जिन पे क्या है कि जो मंदिर वास्तुकला है उनकी महत्वपूर्ण छाप आपको देखने को मिलती है। चाहे वो प्लेठी गांव का आपका जो सूर्य मंदिर हो गया, एक उसका प्रमुख एग्जाम्पल है। इसका संबंध आपका जो राजा कल्याण आपका बर्मन से बताया जाता है, और ये मंदिर आपका जो है क्षेत्र में आपका सूर्य उपासना की जो प्राचीन परंपरा है उसको दर्शाता है, ठीक है। अब इसके अलावा हम जो आपका सुरकंडा देवी माता का मंदिर है, जो चंद्र मंदिर आपके मंदिर होंगे, इनके से महत्वपूर्ण आपके जो शक्तिपीठ है वो भी क्या करते हैं, आपका जो टिहरी क्षेत्र की जो धार्मिक पहचान है
उसको ये महत्वपूर्ण पुष्टि प्रदान करते हैं। और जो त्रिहरि की आपकी व्युत्पत्ति आपकी हो गई वो स्वयं कुंजापुरी, कोटेश्वर और जो कोटि के मैदान से जो पवित्र भौगोलिक स्थल है उनमें आपकी जो क्षेत्र स्मृतियाँ हैं उनको भी वो क्या करते हैं, जीवंत आपका करती है। तो इन बातों को थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हम देखते हैं लोक कला, नृत्य और आधुनिक विरासत की बात की जाए, इसमें क्या था, तो टिहरी गढ़वाल की बात की जाए तो अपनी ये विशिष्ट लोक समृद्ध संस्कृति है, रहन सहन है, जो पारंपरिक परिधान वगैरह हुए उसके लिए प्रसिद्ध आपको देखने को मिलते हैं। चाहे वो तांदी नृत्य, इसका प्रमुख नृत्य आपको देखने को मिलता है उस टाइम से ही है, जो कि विशेष रूप से आपके मंगसिर के महीने में आपको होता है, ठीक है, बग्वाल के टाइम में होता है। स्थानीय मेले आपके हो गए, उत्सवों के दौरान पे आपको ये नृत्य आपको देखने को मिलता है। कला जगत में आप देखो तो टिहरी योगदान का आपका काफ़ी योगदान आपको देखने को मिलता है। चाहे नरेंद्र नगर हो, टिहरी गढ़वाल हो, आधुनिक मूर्तिकार हो, चित्रकार अवतार सिंह परमार की आपकी महत्वपूर्ण जन्मभूमि आपको देखने को मिलती है। और रियासत की विरासत की बात की जाए तो उन्होंने आधुनिक युग में भी अपना स्वरूप बदला है, ठीक है। टिहरी बांध के निर्माण के कारण क्या है कि जो पुरानी आपकी जो राजधानी वो जलमग्न हो गई थी, वो जलमग्न होना क्या है, एक बड़ा सांस्कृतिक आघात आपके लिए टिहरी में आपको देखने को मिलता है। टिहरी रियासत का एक बड़ा सांस्कृतिक आघात आपको जो डूबना है वो आपको देखने को मिलता है। लेकिन जो राज परिवार है उसने अपनी जो विरासत है उसको आधुनिक पर्यटन के अनुरूप ढाल दिया है। एग्जाम्पल, जो आप नरेंद्र नगर जाओगे तो उसका जो राजमहल आपका नरेंद्र नगर में आपका जो नरेंद्र शाह का जो राजमहल है उसको आप एक विश्व स्तरीय लग्जरी स्पा, आनंद स्पा के रूप में क्या है, परिवर्तित कर दिया है, ठीक है। और ये परिवर्तन क्या दिखाता है कि जो रियासती विरासत है उसने किस प्रकार से क्या है, एक आधुनिक युग में भी आपकी सांस्कृतिक पहचान और आर्थिक महत्व है उसको बनाए रखा हुआ है। तो इसको थोड़ा सा आपको जानते रहना है, ठीक है। बाकी हम देखते हैं अभी आगे, ठीक है। तो दो टाइप से कुछ यहाँ पे अलग से नोट कर रखा है, इसे थोड़ा आप देख लो, ठीक है। थोड़ा सा एक इम्पैक्ट रहेगा आपके उसमें तैयारी मतलब टॉपिक में। और इसमें ये बोला है कि जो टिहरी रियासत की विफलता के कारण, पहला तो आपका एक आयाम है ये कि उसको जो उसकी विफलता का कारण क्या था, एक तो शासन और जो उसका अर्थव्यवस्था का विघटन था। अब यहाँ हम देखेंगे टिहरी रियासत का पतन आपका जो मात्र राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि शासकों द्वारा अपनाई गई त्रुटिपूर्ण जो आर्थिक और जो दमनकारी नीतियां थी उनका भी एक परिणाम था। तो एक जो पहला क्या है, तो एक जो उन्होंने नगद केंद्रित जो शोषणकारी उनका राजस्व मॉडल था, ठीक है, जो सुदर्शन शाह के समय से आपका जो भू राजस्व हुआ अत्यधिक अनुपात 7-8 का जो हम बात कर रहे थे, उससे जो वो था उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो जो पहाड़ी अर्थव्यवस्था थी आपकी जो वस्तु विनिमय पर आधारित थी, उसने क्या किया, जो नगदी की उच्च मांग को पूरा करने में अक्षम थी और परिणामस्वरूप किसान जो अनिवार्य रूप से आपके राज्य प्रबंधित हो गए, किस पे, तजारती कर्ज पर निर्भर हुए। और ये ऋण व्यवस्था आपके राज्य की आय का अप्रत्यक्ष स्रोत बन गई और किसानों के शोषण की संस्थागत इसने रूप दे दिया। और इसी कारण जो आपका 1946 का जो भूमि कर जो विरोधी आंदोलन होता है उसकी नींव रख लेता है। लेकिन आपका जो पारंपरिक जो वन अधिकार जो होते हैं उनका हनन जो होता है वही आपका जो रवाई कांड का मूल कारण बनता है, ठीक है। वही सेम बात है कि आधुनिकता और वाणिज्य के लाभ के नाम पे वन संसाधनों का एक अधिकार करते हैं, स्थानीय लोगों से उनके जो पुराने अधिकार है वो समाप्त हो जाते हैं। और 30 में 1930 को आपको जो हिंसक विरोध आपका होता है आपका जो तिलाड़ी में, उसका एक क्रूरतापूर्वक बन जाता है, दबाया जाता है, उसमें कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, कई लोग शहीद हो जाते हैं और उसका गढ़वाल का जलियांवाला बाग कांड बनता है। और इस घटना ने प्रशासन के जो क्रूरता था उसके चरम तक, तो मतलब उसके चरम तक उसे पहुंचाया, ठीक है। और जो रियासत आपका होगा, जो जनता होगी, उसके बीच का जो अंतिम विश्वास था वो भी उसने तोड़ दिया। तीसरा है अनिवार्य और जो बहुस्तरीय सेवा का बोझ, कुली बेगार जो आपका पूर्व सेवा कर हो गया। इस पर लगभग आपके 24 प्रकार के जो विविध कर थे, उन करों के बोझ ने क्या किया, जो जनता के जीवन को असहनीय बना दिया था। और टिहरी रियासत के विरुद्ध आपका जो अंतिम विरोध आप जो सकलाना और खरीदने का विरोध आपको देखते हो, उससे फिर राजनीतिक स्वतंत्रता से अधिक क्या होता है कि एक आर्थिक स्वतंत्रता और शोषण मुक्त प्रशासन की मांग का चरम प्रदर्शन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और अगला आपका आयाम है टिहरी रियासत में जो सामाजिक सांस्कृतिक जो पुनर्जागरण एवं जो विरासत का संरक्षण किस तरह से होता है, ठीक है। इसमें 2-3 बातों का ध्यान रखना है कि वह शोषण और राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद टिहरी रियासत ने सामाजिक सुधार आंदोलन और विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं के केंद्र में अपनी पहचान बनाए रखी। सामाजिक न्याय का समांतर संघर्ष जो आपका डोलापाल के आंदोलन के रूप में आपको देखने को मिलता है, सामाजिक कुरीतियों के रूप में आपको देखने को मिलता है, जो आपके जैन भारती के रूप में चलता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये शिल्पकार वर्ग की सामाजिक समानता और जो गरिमा को सुनिश्चित करता है और दर्शाता है कि जो 20वीं शताब्दी में आपका गढ़वाल में चेतना केवल राजनीतिक शासन बदलने की नहीं थी, बल्कि यह सामाजिक न्याय के लिए भी दृढ़ थी। धार्मिक और कलात्मक संरक्षण, टिहरी राज परिवार ने स्वयं को केदारनाथ बद्रीनाथ का संरक्षक बनाया। संरक्षण बना करके क्या करना है कि धार्मिक वैधता प्राप्त की। इसके अलावा तांदी नृत्य हो गया आपका, ठीक है, आपका जो मंदिर निर्माण हो गया, सूर्य मंदिर प्राचीन से आपकी वास्तुकलाएं परंपराएं हैं, उनके माध्यम से क्या विशिष्ट जो आपके क्षेत्रीय संस्कृति है उसको भी उन्होंने संरक्षित रखा गया। अब विरासत का आधुनिक रूपांतरण की बात की जाए तो त्रिहरि की आपकी जो निरंतरता बनी हुई है, टिहरी नाम की जो आध्यात्मिक पहचान आपकी है आज भी जीवित है। हालांकि पुरानी राजधानी आपकी जलमग्न हो गई है, लेकिन रियासत के जो पुरानी विरासत को है आपका वो आधुनिक स्वरूप दे दिया गया है। नरेंद्र आपका जो राजमहल है नरेंद्र शाह का, उसको एक विश्वस्तरीय जल जो आपका लग्जरी स्पा में परिवर्तित कर दिया गया। आनंद
के नाम से यह दर्शाता है कि टिहरी की जो ऐतिहासिक जो पहचान है उसको आर्थिक स्थिरता और जो पर्यटन के माध्यम से संरक्षित करने का प्रयास किया गया है, और जिसने सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक संवर्धन सूचित हुआ है। ठीक है, तो इन बातों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी ये वो ये कांड जो आपका जी है कीर्तिनगर और सकलाना वाला, ठीक है, ये आपको पता ही है, फिर भी आप थोड़ा देख लो। डोलापाल की 1930 जैन भारतीय शिल्पकार वाला है, सामाजिक जाति का समानता का संघर्ष जो कुछ है, रवाई कांड आपका तिराडी वगैरह हो गया 1930 वगैरह, कठोर नीतियाँ, उसका दमन आपका हो गया, कीर्तिनगर आपको आज से पहले सकलाना विद्रोह, इन सबको आपको थोड़ा देख लेना है। ठीक है, अब कंक्लूजन में आपको डाल देना है कि भाई टिहरी रियासत का इतिहास जो आपका है, गढ़वाल क्षेत्र में एक औपनिवेशिक नियंत्रण, आधुनिकीकरण के प्रयास और जनता के तीव्र विरोध के प्रतिरोध के बीच संघर्ष की कहानी है। रियासत का गठन हम बात करेंगे तो ब्रिटिश राजनीतिक आवश्यकता थी जिसने गढ़वाल की एकता को खंडित किया, जबकि कीर्ति शाह जो शासक थे उन्होंने शिक्षा और विद्युत जैसे सुधारों को लागू किया। इन सुधारों के लिए आवश्यक पूंजी की पूर्ति आपके नगद केंद्रित राजस्व नीतियों, वन संसाधनों पर कठोर एकाधिकार द्वारा की गई, और आर्थिक और सामाजिक शोषण ने रवाई कांड 1930 जैसे पूर्व दमनकारी कृत्यों को जन्म दिया। अंततः कुली बेगा आपका हो गया, प्रभु सेवाकर हो गया, कठोर पुरस्कार हो गया, इनके विरुद्ध संगठित जन आंदोलन था। और जो कीर्तिनगर विद्रोह आपका हुआ, सकलाना विद्रोह, कीर्तिनगर विद्रोह होता है, उसने राजशाही को शासन करने के लिए अक्षम बना दिया, और अगस्त 1949 को रियासत का जो है भारतीय संघ में विलय हो जाता है। जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों और आर्थिक स्वतंत्रता की मांग की यह विजय होती है। और टिहरी की रियासत आज भी हम धार्मिक जो आपका केदारनाथ बद्रीनाथ संरक्षक और सांस्कृतिक आपको जो पहचान के माध्यम से जीवित है, जो आधुनिक उत्तराखंड की नींव का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, अब आगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक कंक्लूजन को थोड़ा आपको देखना है, ये इसमें आपको डालना है। ठीक है, अब एक और चीज आप देख लो बस थोड़ा सा, उसमें की पॉइंट आपके बुलेट पॉइंट आपको बनाए। ठीक है, वो थोड़ा सा आपको याद रखना है। सिलेबस में जो आपके 4-5 टॉपिक देखे उस हिसाब से कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है, रिवीजन के रूप में गठन आपने देख लिया किस तरीके से होता है, गढ़वाल के पक्ष में हिस्से के रूप में किस तरह टिहरी रियासत की स्थापना होती है। ब्रिटिश गढ़वाल का आपने देखा कि गोरखा युद्ध के बाद सोलह संधि हो गया, चाहे जो कुछ भी होता है, पश्चिमी गढ़वाल आपका जो वो सौंप लेते हैं और पूर्वी आपका जो हड़प लेते हैं। राजधानी के हुई टिहरी पहले, बाद में नगर स्थानांतरित हो जाती है, ये आपको जान लेना है। शासन व्यवस्था की बात करें तो आपको ये राजतंत्र आधारित था, प्रशासन ढांचा, दीवान, कोर्ट, वाल, कचहरी व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। कानून व्यवस्था आपको अलग न्यायिक तंत्र किंतु ब्रिटिश प्रभावशाली आपको देखने को मिलता है। राजशाही नियंत्रण की बात की जाए तो वही भूमिका, सेना, न्याय, सब पराजय का अधिकार आपको देखने को मिलता है। समाज में वही जातिगत संरचना आपको देखने को मिलती है। ब्राह्मण, ठाकुर, भूमि संपन्न, निम्न जातियों पर भारी कर, बेगा प्रथा आपको देखने को मिलती है। बेगा प्रथा किसान और गरीब वर्ग को जबरन श्रम करना पड़ता था। ठीक है, महिलाओं के स्थिति सीमित अधिकार थे, परंतु लोकगीत, लोक संस्कृति में सक्रिय भूमिका थी। आदिवासी जनजाति समाज की बात की जाए तो जौनसार बाबर आपका क्षेत्र हो गया, भूटिया क्षेत्रों को जो है अलग सामाजिक स्वरूप आपको देखने को मिलता है। अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो मुख्य आधार कृषि और पशुपालन आपको देखने को मिलता है। पशु कर प्रणाली तो भूमि कर आपका हो गया, उपज का हिस्सा आपका हो गया, जो आपका श्रम कर हो गया, बेकार हो गया। व्यापार की बात की जाए तो तिब्बत हो गया, हिमाचल से ऊन हो गया, नमक, घोड़े बदले में अनाज, घी, इस तरीके से आपको व्यापार था। हस्तशिल्प में आप देखोगे तो ऊनी कपड़ा, लोक कारीगरी, काष्ठकला, धातुकला आप सबको आपको देखने को मिलता है। दुष्चक्र की बात की जाए तो कर और बेकार के कारण जो निम्न किसान आपके जो वो निर्धन होते गए तो उसके दुष्चक्र में वो पिसते चले गए, ये आपको ध्यान रखना है। धर्म में आपको क्या ध्यान रखना है, तो धर्म में आपको ये रखना है भाई कि हिंदू प्रभाव आपको देखने को मिलता है। शैव हो गया, वैष्णव संप्रदाय प्रमुख थे। कि देवस्थान आपके केदारनाथ, बद्रीनाथ, मोती यमुनोत्री, इन सबकी धार्मिक आस्था रियासत के उच्च आपको देखने को मिलती है। राजा की भूमिका, स्वयं को धर्म रक्षक के रूप में आपको बलवाना बद्रीश, ये सब आपको देखने को मिलता है। लोक देवता आपका नागराजा, सुकंडा देवी, ये सब आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। संस्कृति की बात की जाए तो भाषा वही गढ़वाली थी, जौनसारी भी आपको देखने को मिलती है। लोकगीत, लोक नृत्य, वो छोड़ा छपेली, आपका ढोल दमावा लंबे टाइम से आपको चले आ रहे थे। कला में आपका जो हो जाएगा, लखोरी ईंटों से बने आपके किले आपको देखने को मिलते हैं, महल आपको देखने को मिलते हैं। नरेंद्र नगर का पैलेस आपका हो गया। परंपराएं वही आपका पांडव नृत्य, दशहरा, लोक देवताओं जो आपके मेले वगैरह उनका आयोजन वगैरह हो गया। विशेष आंदोलन बात की जाए तो बेगर आंदोलन प्रमुख था आपका। स्वाधीनता आंदोलन आपका जो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। सीधे सुमन का बलिदान आपका हो गया। सकलाना विद्रोह आपका हो गया, कीर्तिनगर विद्रोह आपका हो गया, रवाई कांड आपका हो गया। ये सब आपके प्रमुख आंदोलन इसमें देखने को मिलते हैं। 1949 में आपको जो टिहरी रियासत का आपका भारतीय संघ में विलय हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या आपका एक आपका जो टॉपिक है, आपका जो सिलेबस में आपको जो टॉपिक दिया हुआ था वो मैंने कोशिश की कि संपूर्ण उसका जो डायमेंशन जितना कुछ हो सकता है वो आपको मैं दे दूं। तो यही उसमें, इससे ज़्यादा बाहर तो कुछ होगा ही नहीं। यही सब सवाल अगर बनेगा तो इसी में ही आपका बनेगा। इन्हीं टॉपिक को इसी तरीके से आपको अलग अलग तैयार करना है। ठीक है, शासन को भी, समाज को भी, अर्थव्यवस्था को भी, धर्म और संस्कृति को भी। ठीक है, बाकी कुछ अगर चीज़ें रह जाती है तो हम क्लास में बीच बीच उन चीज़ों को देखते रहेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये चीज़ रह गया है या पोर्शन रह गया, वो हम
किसी एक वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो वही, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आपको वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। और कमेंट में बिल्कुल बताना कि आपको क्या दिक्कत वगैरह आ रही है, क्या समस्या वगैरह आ रही है, ताकि मैं उसका समाधान कर सकूँ, ठीक है। तो आपका धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। जल्दी मिलता हूँ आपको अगली दिन वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छी से अपनी तैयारी करिए। टाटा बाय।